वेद में विज्ञान है या वेद का विज्ञान है। मेरी दृष्टि में तो वेद ही विज्ञान है। फिलॉसफी और दर्शन का मूल अंतर यही है कि दर्शन ऋषि से आया, दर्शन अनुभव पर आधारित। जो फिलॉसफी है वो लॉजिकल एनालिसिस है। इदम नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पत्कृतभ्यः। सबसे पहले ऋषि परंपरा को नमस्कार है, क्योंकि सारा वेद और वेद का विज्ञान सब कुछ उन्हीं पर आधारित है। अभी आई कि वेद में विज्ञान है या वेद का विज्ञान है। मेरी दृष्टि में तो वेद ही विज्ञान है। ये भी एक व्युत्पत्ति है। वो इसलिए है क्योंकि ऋषि दर्शनात्, जो भी भारत की ज्ञान परंपरा है वो ऋषि के द्वारा प्रस्तुत है। और ऋषि हम उन्हीं को कहते हैं जो अनुभूत ज्ञान को हमारे समक्ष लाते हैं। जो दर्शन और फिलॉसफी की बात है, यूरोप में कभी दर्शन नहीं हुआ, यूरोप में फिलॉसफी और दर्शन का मूल अंतर यही है कि दर्शन ऋषि से आया, दर्शन अनुभव पर आधारित। जो फिलॉसफी है वो लॉजिकल एनालिसिस है। ये दो मूल अंतर है, इसको हमें एकदम ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए प्लेटो से लेके रेने डेकार्ट तक और जितने भी और लोग, फ्रांसिस बैकन, ये सारे के सारे लॉजिकल एनालिसिस के थ्रू जो कंक्लूजन होता है उसको वो आगे बढ़ाते हैं। भारत में ऋषि से लेकर आज तक जो अनुभव जीवन में कर लिया उसी को हम प्रामाणिक ज्ञान मानते हैं, और अनुभव में भी यथार्थ है। तो इसको लेकर चला है। एक गीता में भी बात आई कि ज्ञानम विज्ञान सहितम यज् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात् ज्ञानम ते हम सविज्ञान मिलम वक्ष्यामि शिशुतः। उसमें आदि शंकराचार्य का भी भाष्य है। वो इसको डिफाइन करते हैं कि शास्त्राचार्यादि भी पदार्थानाम अवबोध ज्ञानम तदनुभव विज्ञान। कि शास्त्र आचार्यों इत्यादि के द्वारा जो एक सैद्धांतिक दृष्टि हमारे अंदर आती है उसको ज्ञान कहते हैं, और वही जब जीवन में अनुभवात्मक हो जाता है तो वो विज्ञान हो जाता है। और ये अनुभवात्मक केवल स्थूल विषय का अनुभव नहीं है, ये अनुभव है स्थूल का भी, सूक्ष्म का भी, कारण का भी और परब्रह्म का भी। सबका अनुभवात्मक ज्ञान जो है वही विज्ञान है। इसीलिए विज्ञान मानंदम ब्रह्म, ये भी बात आती है। और एक और जो श्लोक इंपॉर्टेंट है इसकी दृष्टि से वो है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। यहाँ भी आदि शंकराचार्य भाष्य करते हैं कि ज्ञानी और तत्वदर्शी ये दो शब्द क्यों प्रयोग किए गए। तो उन्होंने कहा है कि ज्ञानी सैद्धांतिक दृष्टि से तो जानकार हो सकता है, लेकिन आवश्यक ना हो कि नहीं है कि वो अनुभूत भी हो। इसीलिए गुरु का मतलब है कि ज्ञानी कैसा ज्ञानी, वेद के अनुरूप ज्ञानी। और फिर तत्वदर्शी का मतलब उसका अनुभव भी हो। इसीलिए अनुभवी ज्ञानी यदि आपको ज्ञान देते हैं तो वही आपके लिए, जो उसमें लिखा है कि अशुभात ज्ञानम विज्ञान सहितम यज् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। जीवन में अशुभ तभी दूर होता है जब विज्ञान सहित ज्ञान हो, यानी सिद्धांत अनुभव एक साथ जब आगे बढ़े तो वो विज्ञान है। इस तरह से एक फ्रिट्जॉफ कापरा ने भी जो ताओ फिजिक्स में जो सेकेंड चैप्टर लिखा है उसका टाइटल ही दिया है नोइंग एंड सीइंग। तो वहां वो पूरा कंक्लूड करते हैं कि नोइंग थ्रू सीइंग और नोइंग थ्रू लॉजिकल एनालिसिस। तो वो कंक्लूड करते हैं कि इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन जो है दिस इज नोइंग थ्रू सीइंग, वेस्टर्न नॉलेज ट्रेडिशन है नोइंग थ्रू लॉजिकल एनालिसिस। ये दोनों का डिफरेंस जो है, यही कारण है मैं थोड़ा सा असहमत हूं कि विज्ञान जो होता है वो कोई पाश्चात्य या भारतीय नहीं होता।
पाश्चात्य विज्ञान जैसे जैसे देखें, उसका जो अनुभवात्मक ज्ञान है वो तो गैलीलियो से शुरू हुआ है। उससे तो पहले पूरी कल्पना है, वो कोई ज्ञान विज्ञान है ही नहीं वो चीज। 6000 वर्ष पहले 6 दिन में गॉड ने सृष्टि बनाया, 7वें दिन थक गए तो संडे को रेस्ट डे है, तो भारत सरकार में छुट्टी होती है धर्मनिरपेक्ष देश में। और कोई कहता है 1400 वर्ष पहले बना दिया, कोई कहता है कुछ बना दिया, पुरुष की बाई पसली से स्त्री की उत्पत्ति हो गई, पृथ्वी चपटी है। ये सब चल रहा था। ये तो पहली बार गैलीलियो न्यूटन ने अनुभवात्मक विषय को लाया। हम उसी को प्रामाणिक मानेंगे जिसका हम अनुभव करेंगे। और वो उनका एक बाल्यकाल चला। बाल्यकाल से लेके 400 वर्षों में वो जितनी जगह पहुंचे या जहां पहुंचे, तो अभी जिस रूप में विज्ञान पहुंच गया है वो उसमें आपके वेद को सर्टिफाई कर रहा है। विज्ञान से वेस्ट से लेने की कोई बात नहीं है, लेकिन आज यदि वेद की बहुत सारी चीजों को यदि वो प्रयोग करके ये बता रहा है कि यही और यही केवल ठीक है, तो ये लेना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? हम आज मटेरियल साइंस आ गया, तो मटेरियल साइंस आ गया, सबको पता है कि न्यूटोनियन साइंस जो है वो एटम को फंडामेंटल मानता है, वो टाइम स्पेस को एटर्नल मानता है, कॉज इफेक्ट रिलेशन को मानता है, यही न्याय मानता है। न्याय अलग क्या मानता है? न्याय भी परमाणु को फंडामेंटल मानता है, न्याय भी देश काल को नित्य मानता है, वो सब वही मानता है। क्योंकि जब आप मैटर लेवल पे बात करेंगे तो उसी मॉडल पे करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही क्वांटम फिजिक्स आया, जो जैसे ही जो सब पार्टिकल में इन किया, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया, तो देखा कि एटम के अंदर का दृश्य अलग ही है। तो एक जगह भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्र मणिगणाधिपम। सारे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अभी तो सब अलग अलग दिख रहा है, क्वांटम लेवल पे सब जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो एग्जैक्टली भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि सब एक दूसरे से गूथा हुआ है। तभी 2022 में क्वांटम एंटेंगलमेंट पे इसी पे नोबेल प्राइज मिला कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी गैलेक्सी किसी और जगह पे इलेक्ट्रॉन से वो कनेक्टेड है विदाउट टाइम गैप। किसके थ्रू कनेक्टेड है? सूक्ष्म जो जगत है वो सबसे सब कनेक्टेड है, इसीलिए सब पे सब डिपेंडेंट है। इसीलिए पेड़ को नहीं काट सकते आप, लॉ बन गया कि पेड़ को काटेंगे तो वो सबसे सब कनेक्टेड है, तो आप पे असर पड़ेगा। आप किसी भी पशु को ऐसे नहीं हत्या कर सकते, क्योंकि ब्रह्मांड में सब सबसे कनेक्टेड है। तो एक जगह डिस्टरबेंस होगी तो पूरे ब्रह्मांड में डिस्टरबेंस होगी। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। यही तो भगवान गीता में बार बार कह रहे हैं, मत जो एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तियति अघायु इंद्रिया राम मोघम पार्थ सजीवती। ये जो चक्र है मनुष्य और ब्रह्मांड के सभी में जो एक चक्र है, इंटरकनेक्टेडनेस है, साइक्लिक है, उसको जो भंग करता है वही पापी है। और वही पापी है, और वो व्यक्ति जो है वो हमेशा इंद्री को प्रसन्न करने के लिए किसी चीज को की हानि कर सकता है, तो उसको तो जीने का अधिकार। आज देख लें ये सारी चीजें जो है ये विज्ञान इसी का दूसरा नाम इकोलॉजी है। इकोलॉजी कहां से आ गया? जर्मनी जब भारत का ज्ञान गया है, उपनिषद का ज्ञान गया है, तो 1866 में जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकल ने पहली बार ये रिसर्च शुरू किया कि क्या मनुष्य और प्रकृति के बीच में कोई संबंध है। क्योंकि रेने डेकार्ट सब नहीं मानते थे, कहते थे मनुष्य के अतिरिक्त सब जड़ है, कोई संबंध ही नहीं। तो इसलिए वो शुरू किया। इकोलॉजी का लिटरल मीनिंग है कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड अदर देन ह्यूमन। और ये इकोलॉजी बढ़ के अब हो गया डीप इकोलॉजी। आर्ने नेस जो नॉर्वे के थे, जो डीप इकोलॉजी के, वहां तो वो सबको फादर ही मानते हैं, तो वो भी फादर थे। तो वो गीता उपनिषद के विद्वान है। वो तो कहते हैं प्रकृति की रक्षा तभी आप कर सकते हैं when you deepens your personality, self deepens and widens, इनकी शब्दावली, कि जब आप आत्मा का यानी सेल्फ का विस्तार करते हैं या उसकी गहराई में देखते हैं, तब आपको पता चलेगा कि ये तो सब मेरा विस्तार है,
ये तो चैतन्य का विस्तार है। शंकराचार्य कहते हैं ना, ब्रह्मैवाहमिदं जगत् च सकलम चिन्मात्र विस्तारितम। चैतन्य का विस्तार है। बहुश्याम प्रजाय, यह क्या है? चैतन्य का विस्तार है। एग्जैक्टली आर्निनेस यही कहते हैं, कोट करके, तस्मात् आत्मना आकाश संभूत आकाशाद वायु। वही एग्जैक्टली इंग्लिश में यही दूसरा शब्द है। व्हेन यू डीपेंस एंड वाइडेंस योर सेल्फ, then you can protect nature as you protect your inhaling and exhaling process। जैसे श्वास प्रश्वास की बिना किसी एफर्ट के आप रक्षा करते हैं, वैसे ही प्रकृति की रक्षा करने लगे। ये विज्ञान है, ये बताता है कि वेद के ऋषि कैसे थे, उनका क्या दृष्टिकोण था। यही तो हमें सर्टिफाई कर रहा है। आज यदि यूथ इसको समझ के वेद में उसकी आस्था बढ़ती है तो लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। तो एक विषय ये है, जो व्हाट इज लाइफ एक बुक है एडविन श्रोडिंगर की। एडविन श्रोडिंगर को वेदांती साइंटिस्ट माना जाता है। आपको पता है 5-6 जो क्वांटम फिजिसिस्ट थे उसमें एडविन श्रोडिंगर एक है। ऑस्ट्रिया में फिजिक्स पढ़ाते थे, और फिजिक्स पढ़ाने के बाद कहते हैं कि आफ्टर टीचिंग फिजिक्स आई यूज्ड टू स्टडी उपनिषद इंट्रोड्यूस्ड बाय शोपेनहावर, एंड देयर फॉर द फर्स्ट टाइम आई गॉट यूनिफिकेशन थियरी। ऑस्ट्रिया में बैठ के फिजिक्स का प्रोफेसर उपनिषद पढ़ रहा है और कहता है पहली बार हमें यूनिफिकेशन थियरी। तो आप देखें कि एक तो हुआ स्थूल जगत, उसके अंदर हुआ सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म तत्व, और सूक्ष्म तत्व के बाद क्या गया, पहली बार वेद के ऋषि ने घोषणा की कि एक ही शक्ति है, उसी एक शक्ति का विस्तार सब कुछ है। जो अपने यहाँ भी वेदांत में भी माया या शक्ति का परिणाम जगत है, तो एक ही शक्ति का परिणाम ये जगत है। शंकराचार्य सौंदर्य लहरी में कहते हैं, मनस्त्वम व्योमत्वम मरुदसी मरुत्सारथी रसी त्वमापस्त्वम भूमि त्वयि परिणतायाम नहीं परम त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुम विश्व वपुषा चिदानंदाकारा शिव युवती भावेन बिभ्रिसे। क्या कह रहे हैं कि शक्ति आप ही अपने को जगत के रूप में परिणमित करते हैं। एग्जैक्टली यही चीज अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, ये सब एडविन श्रोडिंगर, आइंस्टाइन सब पढ़ के, क्योंकि यूरोप में ये ट्रेडिशन ही नहीं है शक्ति की। वो तो माइंड मैटर डुअलिज्म से आज तक निकल ही नहीं पाए। एक मैटर है, एक माइंड है। माइंड केवल पुरुष में, स्त्री में भी माइंड नहीं मानते तो 235 साल के इतिहास में अमेरिका में कोई राष्ट्रपति बनी स्त्री, क्योंकि माइंड ही नहीं है तो नेशन को क्या लीड करेंगे। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। जिसको मॉडर्न मानते हैं उसका अंदर में ये हाल है। एक तरफ ऋषिका वेद की, दूसरी तरफ 1920 में अमेरिका में फर्स्ट ग्रेजुएट लड़की। ये पूरा स्टडी का विषय है। हमें ऐसे घटा टोप में पूछ कर दिया। और आप सर मैक्स मूलर सब की बात कर रहे थे, मैक्स मूलर, बोर्डेन, H.H. विल्सन, मोनियर विलियम, मैकॉले, अलेक्जेंडर डफ, ये 6-7 मिलके, विलियम जोन्स, ये 6-7 मिलके ही ये प्लान किया कि भारतीय ज्ञान परंपरा को हटाने के लिए यूनिवर्सिटी सिस्टम लाना है, उसका कैरिकुलम सेट करना है, और इनके आधारभूत ग्रंथ का अनुवाद करके मिस इंटरप्रेट कर देना है, और मिस इंटरप्रेट करके भारतीय यूथ को इस ज्ञान से अलग कर देना। ये षड्यंत्र का पार्ट है। इसीलिए मैक्स मूलर की क्या बात, ये ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ, ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ। तो इसीलिए देखें, 2 ग्रुप है यूरोप का। एक ग्रुप है षड्यंत्रकारी ग्रुप है, दूसरा ग्रुप विद्वान ग्रुप भी है। उस ग्रुप में T.S. इलियट है, जो मैकॉले को लंदन में बाद में वहीं पे विरोध कर रहे थे। T.S. इलियट विरोध कर रहे थे शिक्षा का। ऐसे बहुत सैकड़ों विद्वान है, उनको भी हमें देखना है। कहने का मतलब, एडविन श्रोडिंगर जब व्हाट इज लाइफ में बात करते हैं, पहली बार विज्ञान की दृष्टि से जीवन क्या है इसको डिफाइन कर रहे हैं। आपको पता है, पूरा वेस्टर्न मॉडल अपनाते अपनाते अंत में वो कहते हैं, व्हाई शुड नॉट वी अप्लाई उपनिषदिक मॉडल ऑफ लाइफ। ये उपनिषद का, वेद का विज्ञान है, जिसको ऑस्ट्रिया में बैठा व्यक्ति उस मॉडल को, लाइफ को डिफाइन करने में यूज कर रहा है। जो नील्स बोर है, एक तरफ एटॉमिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ रात दिन उपनिषद पढ़ रहे हैं कि ये कॉन्शियसनेस है क्या चीज। एक ऋषि ने दूसरे ऋषि को कैसा कैसा प्रश्न किया है चेतना के विषय में। जो
प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जॉन ए व्हीलर, जिनको नेक्स्ट आइंस्टाइन कहा जाता है, वो कहते हैं माय मेंटोर नील्स बोर यूज टू स्टडी उपनिषद टू नो व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या जरूरत है उनको पढ़ने की? वर्नर हाइजेनबर्ग रविन्द्रनाथ टैगोर के पास आके 3-3 महीने बैठे थे और वो पढ़े थे ये सब चीज। हमारी भी कमी है सर। ये केवल अंतरिक्षम शांति, देव शांति ये कहने से नहीं होता, आपको ग्राउंड लेवल पे भी करना पड़ेगा और ग्राउंड लेवल पे जनरेशन तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि कोई ऑस्ट्रिया में एक क्वीन फ्रेडरिका है, ग्रीस की महारानी थी, 1982 ईस्वी में उनका निधन हुआ है, हाई एनर्जी फिजिक्स पे काम है। वो कहती हैं कि हमारे फिजिक्स का जो कंक्लूजन है वो एग्जैक्टली वही कंक्लूजन है जो वेद का कंक्लूजन है। इसीलिए शरीर से मैं भले ही ग्रीक हूं लेकिन आत्मा से अपने को मैं भारतीय मानती हूं। और वो कहते हैं कि भारतीय लोगों से मेरी ईर्ष्या है। ईर्ष्या इसलिए है कि उन सबको ये फ्री में मिला हुआ है, हमको परिश्रम से सीखना पड़ता है। ये मैं बता रहा हूं, जो चीज फ्री में मिले उसको लाइटली भी नहीं लेना चाहिए। ये सारा का सारा ज्ञान आपको फ्री में मिला हुआ है। और हम 4 बार आधा, मैं किसी को आहत नहीं करना चाहता, लेकिन हम आधा टाइम तो 2 घंटा में दूसरे की प्रशंसा में लगाते हैं। हर एक व्यक्ति फलाना ये, उतना टाइम हम यदि ज्ञान विज्ञान में लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। दूसरे लोग इतना टाइम नहीं लगाते, ये कहने का मतलब आदर तो है ही सबके प्रति। तो ये भी थोड़ा हमें देखना है। जगदीश चंद्र बोस ने क्यों किया इस पे एक्सपेरिमेंट, ये भी जानना जरूरी है। जगदीश चंद्र बोस के माता पिता वेद पढ़ते रहते थे हमेशा, उनके घर में वेद मंत्रोच्चारण होता रहता था और वेद मंत्रोच्चारण के कारण उनको ये समझ में आता था कि कण कण में वही एक तत्व विद्यमान। तो इधर रेने डेकार्ट, उसको बेस करके न्यूटन पूरा मटेरियल साइंस कर रहा था और पुरुष के अतिरिक्त किसी में कॉन्शियसनेस है ही नहीं। जगदीश चंद्र बोस को यह लगा कि वेद के ऋषि तो सब जगह चेतना है, वो कह रहा है कि पुरुष के अतिरिक्त किसी में चेतना ही नहीं है। ये इशू था, ये हमारे रिसर्चर को समझना चाहिए कि रिसर्च किस विषय पे किया जाए। वो फिजिसिस्ट थे, अपने को बायोलॉजिस्ट में कन्वर्ट किए, बायोलॉजी के फील्ड में आए और फिर प्लांट पे नहीं, मसल, मेटल एंड प्लांट, मनुष्य, मेटल और प्लांट तीनों में एक साथ उन्होंने ये क्रेस्कोग्राफ बना के किया। क्रेस्कोग्राफ मशीन जो है वो अंदर में जो सेंसेशन होता है उसको 10 लाख गुना बड़ा बना के दिखा देता है। वो तैयार करके फिर ब्रैडफोर्ड लंदन में 10 मई 1901 ईस्वी को उन्होंने वेस्टर्न साइंटिस्ट के सामने ये एग्जिबिट किया था और कहा था कि मेटल हो, मसल हो, प्लांट हो, इसमें हम बहुत सारी प्रॉपर्टी एक है, हम भेद ही नहीं कर सकते। हम भी थकते हैं, प्लांट भी थकता है, मेटल भी थकता है। ये फेटिगनेस जो है सब में एक जैसा है। जब सब बहुत सारे प्रॉपर्टी सब में एक है तो हाउ कैन वी ड्रॉ ए डिमार्केशन लाइन दैट दिस इज लिविंग एंड दिस इज नॉन लिविंग। और पता है ये करके कहा कि दिस इज नथिंग न्यू, what I have exhibited that has been proclaimed thousands years back by our Upanishadic ऋषि। तो वहां पे मंत्र कोट करते हैं ब्रैडफोर्ड लंदन में। ये विज्ञान है वेद का। अभी जो लेटेस्ट एक हुआ है कि हम बोलते हैं माता भूमि द्योस पिता या माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, ये वेद में जहां तहां सब, ये आज भी हम भारत माता की जय बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्या हम पृथ्वी को माता बोलते हैं तो हम नॉन कॉन्शियस मानते हैं क्या, या कॉन्शियस मानते हैं? किसी नॉन कॉन्शियस को कोई माता कह सकता है क्या? अभी 19वीं 20वीं शताब्दी में जियोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च किया। मैं यज्ञ की बात कर रहा हूं, कहां यज्ञ यज्ञ हो भाई, विष्णु भी तो है ना, विश्व व्यापने धातु से बना है, सर्वव्यापक जो सृष्टि के आदि से लेकर और ये सृष्टि का लय और यह जो उत्पत्ति जो चलता रहता है, ये सब कुछ यज्ञ है। कुछ यज्ञ हम करते हैं सिंबॉलिक रूप में, बाकी ब्रह्मांडी यज्ञ चल रहा है। ब्रह्मांडी यज्ञ चल रहा है तो पृथ्वी में भी यज्ञ चल रहा है। पृथ्वी में क्या यज्ञ चल रहा है? जियोलॉजिस्ट ने रिसर्च किया इस पे कि पृथ्वी के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस क्या एक्सीडेंटल है या इज इट प्लान्ड। तब देखा कि पृथ्वी के अंदर जो जो प्रोसेस चल रहा है
उसी के अकॉर्डिंग बाहर उसका मैनिफेस्टेशन हो रहा है। किन्नौर का सेब क्यों है इंपॉर्टेंट? आप काशी में वही सेब उगा लीजिए, नहीं होगा। आप नागपुर का संतरा लेते हैं, आप यहां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इनर प्रोसेस डजंट सपोर्ट। आपके पृथ्वी का जो आंतरिक उसकी प्रक्रिया है वो बाहरी चीज को सपोर्ट नहीं करेगी। नहीं करेगी तो जितना खाद और बीज डालना है डालिए, नहीं होगा। जियोलॉजिस्ट ने कंक्लूड किया कि इनर प्रोसेस ऑफ अर्थ इज आइडेंटिकल विद द आउटर मैनिफेस्टेशन एंड इफ इट इज प्लान्ड हाउ कैन वी से अर्थ इज डेड रियलिटी। जब जियोलॉजिस्ट ने कंक्लूड किया तो यूनाइटेड नेशंस ने अर्थ चार्टर 2000 बनाया। अभी वो वेबसाइट पे है। पहली लाइन है उसकी प्रियम्बल की, अर्थ आवर होम इज अलाइव। पृथ्वी जीवित सत्ता है, उसके साथ वैसा ही ट्रीट करें जैसे जीवित प्राणी के। ये वेद का विज्ञान है जिसको जियोलॉजिस्ट ने प्रूव कर दिया है। आज ये यूएन अर्थ चार्टर के रूप में है। एक जो हमने भी जेएनयू में करवाया, जो जिसको अभी एक पहले तो जेनेटिक्स था, अब एपिजेनेटिक्स है। एपिजेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स तो है जो पिता का जो माता का जो प्रॉपर्टी है वो जीन में वो बच्चों में आएगा। लेकिन अभी जो है लेटेस्ट एपिजेनेटिक्स, मतलब जो पेरेंटल जीन आएगा उसकी प्रॉपर्टी आएगी, उसके अतिरिक्त आपका जो वातावरण है, आपका जो चिंतन है, आपकी जो जीवन शैली है, वो भी आपके जेनेटिक प्रॉपर्टी को चेंज करती है। ये वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध है। अपने यहाँ दो तरह का संस्कार है। एक संस्कार तो गर्भाधान के बाद 16 संस्कार, ये भी एपिजेनेटिक्स का विषय है। हम क्यों ये 16 संस्कार करते हैं? क्योंकि हर एक संस्कार के उसका जेनेटिक प्रॉपर्टी चेंज होता जाता है, वो पॉजिटिव रूप लेता जाता है। लेकिन गर्भाधान से पहले एक पूरा मेथड है जो पूरा का पूरा वाजस्नेयी संहिता, शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद तक है। इस पे हमने मॉलिक्यूलर मेडिसिन के साथ मिलकर काम किया था। आपको पता है कि जो शतपथ ब्राह्मण में गूलर जो है, जिसको उदुम्बर कहते हैं, गूलर को वृक्षों का राजा कहा गया। क्यों राजा कहा गया? हमने जब उस पे नैनो लेवल पे जाके एक्सपेरिमेंटल काम करवाया तो देखा कि जो उदुम्बर की जो लकड़ी है, वो लकड़ी जब गाय का घी लगता है और आप जैसे ही आग पे टच करते हैं, आग के ऊपर की ऊंचाई लगभग 320 डिग्री है, वो जैसे ही टच करता है वो सीधे आपके जीन को अफेक्ट करता है। और पूरा का पूरा एनालिसिस करवा के देखा कि जैसे ही वो आप यज्ञ करते हैं तो और उसी के पात्र में पेस्ट भी बनाया जाएगा, यज्ञ में उसको रखा जाएगा, मंत्र भी है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है सर, और वो सीधे आपके जीन को अफेक्ट करता है। ओम प्रकाश जी ने जो काम किया है वो आप जानते, मैंने भेजा भी था, वहां 1 सप्ताह रहे भी थे। और अब वो इस लेवल का काम है और उसको सारा एग्जामिन किया था एक निमहेंस बेंगलोर के साइंटिस्ट और दूसरे हिमाचल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लाइफ साइंस के प्रोफेसर। अद्भुत करामात है। ये आपको पता चलेगा कि ऋषि क्या थे। मेरी दृष्टि में तो ऋषि शब्द का अर्थ ही है वैज्ञानिक। वो विज्ञान ग्रॉस लेवल पे हो, वो विज्ञान सटल लेवल पे हो, वो विज्ञान कॉजल लेवल पे हो, या वो विज्ञान चैतन्य का अनुभव हो, चैतन्यानुभूति हो, ये सारे लेवल पे जो हमारे ऋषियों ने जो जो अनुभव करके दिखाया है उसी को हम वैदिक विज्ञान कहते हैं। और वो कण कण में चल रहा है, वो सब जगह चल रहा है। और कई ब्राह्मण ग्रंथ मैंने पढ़ा तो देखा कि असल में जो अपना रिचुअल है, जिसको आप यज्ञ कहते हैं ना, वो ब्रह्मांडीय जो यज्ञ है उसका एक प्रतिरूप है, उसी का प्रतिरूप है। हम जो ब्रह्मांडीय यज्ञ चल रहा है, जो कहा ना अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव, ये पूरा का पूरा कॉस्मिक यज्ञ चल रहा है। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा, ये कॉस्मिक जो यज्ञ है उसी का सिंबॉलिक जो चीज है वो हम यज्ञ करते हैं। इसीलिए वेदी होती है। वेदी किस चीज का प्रतीक है? स्त्री तत्व का। आहुति किस चीज का प्रतीक है? पुरुष तत्व का। जो अभी आपने कहा ना अग्नि सोमात्मकम जगत, ये प्रश्नोपनिषद का पहला प्रश्न क्या है? कुतो हवा इमा प्रजा प्रजायन्ते, तो कहता रई और प्राण। रई प्राण क्या है? तो चंद्रमा और सूर्य।
चंद्रमा और सूर्य क्या है, स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष क्या है, अंत में आ जाता है जो प्राण का असली में हीट, प्रॉपर हीट, और जो अग्नि, ये चंद्रमा तत्व का क्या है, प्रॉपर मॉइस्चर। द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर मॉइस्चर एंड हीट एक्चुअली प्रोड्यूसेज न्यू थिंग। ये सारा का सारा साइंस है। तो हमारे शोधार्थियों को एक तो है कि हमारा विज्ञान है, स्थापित है, लेकिन यदि कोई विदेश में रह के यदि वो एक्सपेरिमेंटली इस चीज को प्रूव कर रहा है तो हमारे लोग क्यों ना प्रूव करें? इसमें दिक्कत क्या है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो चीज है इसको हमें लेना चाहिए। और एक यास की बात आई, दोनों का महत्व है। एक तो है शब्द, हमारा शब्दाद्वैत जो है ये पूरी व्याकरण की परंपरा है। तो उसमें छांदोग्य में क्या है कि नाम रूपे व्याकरोत, नाम और रूप, लैंग्वेज एंड रियलिटी। तो लैंग्वेज भी उसी का मैनिफेस्टेशन है, रियलिटी भी उसी का मैनिफेस्टेशन है। आप शब्द का मार्ग पकड़िए या अर्थ का मार्ग पकड़िए। तो निरुक्तकार जो है अर्थ एवं नित्य, निरुक्तकार के लाइन को पकड़ लिया आदि शंकराचार्य सब, तो अर्थ प्रधान हो गया। तो हम अर्थ में ढूंढते हैं कि ये बना कैसे, तो परमाणु से बना, तन्मात्रा से बना, तो शक्ति से बना, तो ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं। और इधर आप वैखरी ध्वनि बोलते हैं तो वैखरी से चले गए मध्यमा पे, मध्यमा से चले गए पश्यंती पे, पश्यंती से चले गए परा पे, वही एक बात है। तो हमारे लोगों ने अनुसंधान करके ये दोनों मार्ग आपको दिए हैं, और दोनों मार्ग आपको उसी मूल तत्व का अनुभव करा देगा। इसीलिए यास्काचार्य कहते हैं कि अनग्ना विव शुष्केधो न तज्ज्वलति करहिचित। लकड़ी में आग है, लेकिन जब तक घर्षण नहीं होगा तब तक आग नहीं निकलेगी। ऐसे ही शब्द तत्व तो है, लेकिन व्यवहार में शब्द जिस अर्थ को बताता है उस अर्थ का बोध यदि नहीं होगा तो जो जितना रिजल्ट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो इसीलिए शब्द भी तो अर्थ होता है ना, शब्द भी अपने आप में अर्थ है। जब हम कहते हैं राम, तो र आ म अ, ये जो इसका तत्व ढूंढने शुरू करेंगे तो वो भी अर्थ तत्व है। लेकिन जब आप उसके नामी को लेते हैं, जब आप पदार्थ लेवल पे आते हैं तो वो उसका अर्थ होता है। दोनों में से किसी को लेकर अनुसंधान करते करते जब आप आनुभविक धरातल पे आते हैं तो मूल तत्व तक पहुंच जाते हैं, जो कि दुनिया में आज तक लोगों को समझ ही नहीं आया है कि ये इस गहनता तक कैसे पहुंचे। लेकिन एक तो ध्यान देना पड़ेगा कि 16वीं शताब्दी से भले ही साइंस शुरू हुआ हो, लेकिन आज वो साइंस एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत वो बढ़ रहा है, और जहां कमियां हैं उसको भी स्वीकार कर रहा है। ये नहीं कि कमियां नहीं स्वीकार कर रहा है, लेकिन जितना कर रहा है वो केवल और केवल वेद को प्रमाणित कर रहा है, उसी मार्ग पे चल रहा है। आइंस्टाइन से सारे रबाई नाराज रहते थे, क्योंकि एक मिनट 2 मिनट में मैं कंक्लूड करता हूं। आइंस्टाइन को किसी ने पूछा कि जो डू यू बिलीव इन गॉड, बोले जो यस आई बिलीव इन गॉड। बोला व्हाट टाइप ऑफ गॉड, तो बोले आई डोंट बिलीव इन दैट गॉड विच कंट्रोल्स अस फ्रॉम आउटसाइड, आई बिलीव इन दैट गॉड विच इज कंट्रोलिंग मी फ्रॉम विद इन। आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा विज्ञान है। वो फिर पूछा कि यू आर ए ज्यू एंड ज्यू बिलीव्स इन आउटसाइड गॉड, बोले इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई एम नॉट ए ज्यू बिकॉज इट गोज अगेंस्ट माई साइंस। ये जो ज्ञान है ये ज्ञान है बृहदारण्यक का, याज्ञवल्क्य का स्टेटमेंट अंतर्यामी। यही है मांडुक्योपनिषद का एस ईश्वरः एस सर्वेश्वरः एसोन्तर्यामी, है ना। अंतर्यामी क्या चीज है? कण कण में विद्यमान रहते हुए जो उसको अंदर से ही नियमित करे उसी को अंतर्यामी कहते हैं। इसी को मॉडर्न साइंस में भी लोग कहते हैं डायनामिक फोर्स। डायनामिक फोर्स और मैकेनिकल फोर्स में यही मूल अंतर है कि मैकेनिकल फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स, डायनामिक फोर्स इज दैट इज कमिंग फ्रॉम विद इन। आपको पता है क्वांटम फिजिक्स के बाद जो ऐसा फोर्स आया कि 1 मिनट में बस समाप्त कर रहा, जैसे ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है
कि जब न्यूटन कहते हैं कि कोई वस्तु स्थिर है तो तब तक स्थिर रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा, बाह्य बल जब लगेगा तब गतिशीलता आएगी। ये एक विषय है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हुआ तो देखा कि इलेक्ट्रॉन अपने आप 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन को किसी बाह्य बल की जरूरत नहीं है। तब वैज्ञानिक को विवश होकर दूसरा क्वाइन करना पड़ा टर्म, उसको कहा डायनामिक फोर्स। डायनामिक फोर्स मतलब जो अंदर से ही आता है, अंदर से ही आपको नियमित करता है। वो कहां से आता है? फील्ड से। जो यूनिफाइड फील्ड आई, एक शक्ति है, शक्ति अंदर से जनरेट करती है, जनरेट करके सब पार्टिकल का निर्माण करती है, सब पार्टिकल से एटम बनता है, एटम से पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। वैज्ञानिक इसको खोजते खोजते पहुंच गए बृहदारण्यक उपनिषद पे, मांडुक्य उपनिषद पे, और कहा कि ये दुनिया में एक ही जगह ये शब्द है जिसको ऋषि बोला है कि ईश्वर अंतर्यामी है। ईश्वर अंतर्यामी है यानी कण कण में विद्यमान रहते हुए जो उसको अंदर से नियमित करते हैं उसको अंतर्यामी कहते हैं। गॉड एक्सटर्नल है। तो आप समझें कि आइंस्टाइन के लिए इसीलिए सब उनके रबाई नाराज रहते थे। जितने वैज्ञानिक हुए हैं उनके तो अपने ही लोग नाराज है, क्योंकि उन्हीं के सिद्धांत को उन्होंने खत्म कर दिया। और जो सिद्धांत अभी जिस पे चल रहा है, एटम से सब पार्टिकल, सब पार्टिकल से एनर्जी, शक्ति, शक्ति से कॉन्शियसनेस पे चल रही है सारी चीजें। ये तो वेद की व्याख्या कर रहे हैं आपको, तो ये तो उपकार है ना कि ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी में विज्ञान केवल है जो चल रहा है इस रास्ते पे, और यही ज्ञान विज्ञान के सहित आगे बढ़ना हमारे वेद का मंतव्य है, और इसी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हम सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों दृष्टि से हमारे वेद में ही वो क्षमता है कि हम सिद्धांत भी ला सकते हैं और उसको दिखा भी सकते हैं। तो इसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए, और मुझे लगता है यूथ जो है इसको लेना चाहिए। और यहाँ भी बीएचयू में तो मालवीय जी का स्वप्न ही यही था, स्वप्न यही था। तो इसीलिए संस्कृत विभाग के लोगों को, जो साइंस के लोग हैं उनके साथ, क्योंकि जिस फील्ड में उनका एक्सपर्टीज है उनकी मदद लेनी चाहिए, और वो जब आपके साथ जुड़ते हैं तो उनको नए नए हाइपोथेसिस मिलते हैं। दोनों का एक जो संगम है, एक जो मिश्रण है, वो करके चलें। तो एक लाइन में मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि ये वेद की ही परंपरा है जो जिसमें विज्ञान चेतना तक पहुंच सकता है, दूसरे किसी में ये पोटेंशियल ही नहीं है। तो सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी की